Welcome back to chapter 19, part 2. I will just share the screen for you. Just hold on. और अब हम आते यहाँ पर भी शेयर स्क्रीन कर देती हूँ. ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था. ओके, नेवर माइंड. सो 19.12 क्वेश्चन मैंने लास्ट किया था कल. उसे मैं दोबारा करती हूँ. कई बार ध्यान से उतर जाता है कि किस बारे में बात हो रही थी. तो डॉन कहता है ऐसा लगता है कि ये विकास और काफी सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और डिजाइन किया गया चरण है. क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस विकास के योजना की शुरुआत कैसे हुई? अब यहाँ पर बात हो रही थी कि सेकंड डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी के अंदर आध्यात्मिक उन्नति किस तरह से होती है, इस बारे में रा बता रहे थे. तो रा कहते हैं हम पिछली जानकारी में वापस जाते हैं. मतलब वो रा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस बारे में रा के हिसाब से रा पहले बता चुके हैं. लोगोस की चर्चा पर विचार करें. याद करें, स्वतंत्र इच्छा की प्रमुख विकृति के साथ प्रत्येक आकाशगंगा अपना स्वयं का लोगोस बनाती है. बुद्धिमान ऊर्जा के मार्ग को निर्धारित करने में इन लोगोस को पूर्ण स्वतंत्र इच्छा होती है, जो कि ग्रहीय क्षेत्रों तथा सूर्य की पिंडों की स्थिति को देखते हुए हर घनत्वताओं के सबक को बढ़ावा देती है. तो रा यहाँ पर उनको, डॉन को याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बनता है और लोगोस बनता है, तो हर लोगोस की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है कि वो आगे अपनी रचना किस तरह से करता है. This seems to be a carefully planned and engineered stage of development. Can you tell me anything of the origin of this plan for the development? We go back to the previous information. Consider and remember the discussion of the logos. With the primal distortion of free will, each galaxy developed its own logos. This logos has complete free will in determining the paths of intelligent energy, which promote the lessons of each of the densities, given the conditions of the planetary spheres and the sun bodies. हर ब्रह्मांड के अपने सूर्य और अपने ग्रहों के हिसाब से वो वहां पर अपनी घनत्वताओं के बारे में तय करते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति किस तरह से होगी ये वो तय करते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी स्वतंत्र इच्छा है, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है. तो डॉन कहता है मैं अपनी समझ के हिसाब से एक बयान दे रहा हूं और फिर जानना चाहता हूं क्या मैं सही हूं. इसे मैं एक शारीरिक उत्प्रेरक कहूंगा जो इस तीसरी घनत्वता की इकाइयों पर हर समय कार्य करती है. मुझे लगता है कि ये लगभग उसी तरीके से दूसरी घनत्वता पर भी कार्य करती है. ये एक उत्प्रेरक है जो उस चीज पर कार्य करती है जिसे हम दर्द और भावना कहते हैं. क्या ये भौतिक शरीर के कमजोर होने और शरीर के बालों की के पूरी तरह झड़ जाने इत्यादि का मुख्य कारण है, ताकि ये उत्प्रेरक अधिक मजबूती से दिमाग पर कार्य करे और इस तरह विकास क्रम की प्रक्रिया का निर्माण हो सके. अब इससे पहले फर्स्ट पार्ट में एप्स जो हैं वो किस तरह से इंसान बने, कि उनके बाल झड़ गए, उनका जबड़ा चेंज हो गया, उनका माथा चेंज हो गया, इस तरह उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए, उसके बारे में रा ने बात की थी. तो डॉन ने ये सवाल पूछा. I will make a statement with respect to my understanding, and then if I'm correct, that is what there is what I would call a physical catalyst operating at all times upon the entities in third density. I assume this operated approximately the same way in second density. It is a catalyst that acts through what we call pain and emotion. यानी कि जैसे तीसरी घनत्वता में होता है कि हमें कैटलिस्ट दिए जाते हैं, वो शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं. इसी तरह दूसरी घनत्वता को भी कोई भौतिक उत्प्रेरक दिए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने अपना विकास किया. Is the primary reason for the weakening of the physical body and the elimination of body hair, so that this catalyst would act more strongly upon the mind and therefore create the evolutionary process. तो रा कहते हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है, हालांकि हमारी समझदारी की विकृति से ये काफी निकटता से संबंधित है.
उदाहरण के तौर पर यदि आप चाहें तो एक पेड़ के बारे में विचार करें, वो आत्मनिर्भर है। यदि आप चाहें तो तीसरी घनत्वता की इकाई का विचार करें, ये कठिनाई और अभाव के माध्यम से ही आत्मनिर्भर है। अकेले सीखना मुश्किल है क्योंकि वहां एक पहले से बनी हुई बाधा है, जो एक ही समय में इस तीसरी घनत्वता का महान गुण भी है और महान बाधा भी है। वो बाधा बाधा तर्कसंगत सहज दिमाग है। इस प्रकार जैसा कि आप कहते हैं, आपके शरीर का कमजोर होना इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इकाइयां एक दूसरे से व्यवहार करने की प्रकृति की और विकृत हो सकें। इस प्रकार प्रेम को जानने वाले सबक की शुरुआत की जा सकती है। मैं ये पूरा पढ़ के फिर इंग्लिश में पढ़ के फिर समझाती हूँ। ये उत्प्रेरक फिर लोगों के बीच प्रत्येक स्वयं के विकास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में साझा होता है। साथ ही साथ स्वयं का अनुभव अकेले रहकर भी किया जा सकता है और ध्यान के द्वारा सारे अनुभवों को संश्लेषित करके भी किया जा सकता है। इसको सीखने का सबसे तेज तरीका दूसरों के साथ व्यवहार है। अकेले स्वयं के साथ रहने के अपेक्षा ये कहीं अधिक बेहतर उत्प्रेरक है। बिना किसी भी अन्य स्वयं के साथ व्यवहार करना ठीक वैसा ही होता है जैसे कि उसके बगैर जीना, जिसे आप दर्पण कहते हैं। इस प्रकार स्वयं के अस्तित्व के परिणाम को नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक अपने प्रतिबिंब द्वारा प्रत्येक की सहायता कर सकता है। ये भी प्रमुख कारण है कि आपके शारीरिक वाहन कमजोर होते हैं, जिसे आप शारीरिक समूह कहते हैं। तो इसका जवाब रा ऐसे देते हैं: इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट, although closely associated with the distortions of our understanding। ये जो डॉन ने जो कहा वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, हालांकि सत्य के काफी करीब है। कोई आया? ओके, ऑलराइट। आई थिंक somebody came. ओके। Sorry. Consider, if you will, the tree, for instance. It is self sufficient. Consider, if you will, the third density entity. It is self sufficient only through difficulty and deprivation. It is difficult to learn alone, for there is a built in handicap. At once, the great virtue and the great handicap of third density, that is the rational, intuitive mind. तो रा कहते हैं कि ये बात सही भी है कुछ हद तक, पर कुछ हद तक सही नहीं भी है। तो आप एक पेड़ का उदाहरण लें, वो अपने आप में संपूर्ण है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता रहता है। लेकिन अगर आप तीसरी घनत्वता के इंसानों की बात करें, तो हालांकि वो अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन और अपने आप में मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए उन्हें उनका जो दिमाग जो दिया हुआ है, एक लॉजिकल माइंड और एक इंट्यूटिव माइंड, वो जो है, एक तो उनका सबसे बड़ा सबसे बड़ी बाधा भी है और सबसे बड़ा गिफ्ट भी है कि उसी की वजह से वो कर सकते हैं आगे उन्नति। लेकिन उन्हें सामने कोई चाहिए, मतलब कि एक मिरर इमेज चाहिए, एक आईना चाहिए। वो सामने किसी दूसरे इंसान की उन्हें जरूरत पड़ती है, जो उन्हें वो उत्प्रेरक देगा, जिसके द्वारा वो सीख के आगे बढ़ सकेंगे। और उसके लिए उन्हें अपने रैशनल इंट्यूटिव माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तीसरी घनत्वता के लिए एक बाधा भी है कि वो पेड़ की तरह अपने आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। जानवर भी कर लेते हैं, इंसान नहीं कर सकता, ल- क्योंकि रैशनल माइंड पेड़ और जानवरों में नहीं है। उनके अंदर सिर्फ इंट्यूटिव माइंड है। अगर आपको चैप्टर 19 का फर्स्ट भाग याद है,
रा ने बताया था उनका सिर्फ इंट्यूटिव माइंड होता है, रैशनल माइंड, लॉजिकल माइंड नहीं होता। तो उन लोगों को पोलैरिटी की चॉइस नहीं दी हुई है, उनका कोई भूलने का पर्दा नहीं है, उनको कोई चुनाव नहीं दिया हुआ कि अच्छा करें या बुरा करें। Thus, the weakening of the physical vehicle, as you call it, was designed to distort entities towards a predisposition to deal with each other. तो एक कमजोर शरीर इसलिए दिया गया है ताकि वो एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे के साथ जी के, एक दूसरे के साथ रह के, और एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार को सही तरीके से, मतलब एक तरह से अपने व्यवहार के द्वारा अपने उत्प्रेरक से सीख सकें। द लेसन्स विच अप्रोच अ नोइंग ऑफ लव कैन बिगन। वो खुद से प्यार तो खैर इंसान क्या ही खुद से प्यार करेगा, मैं नहीं जानती, बहुत कम लोगों को, एक्चुअली हाँ मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ, पर लोगों को जानती हूँ जो खुद से प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि खुद से वही प्यार करता है जिसे अपने माँ बाप का पूरा सपोर्ट और प्यार मिला हो, जो आज की डेट में और आने वाली जनरेशन में बहुत कम है, क्योंकि उन्हें तो समय ही नहीं मिलता माँ बाप को बच्चों को प्यार देने का। और पिछले 2-3 जनरेशन से ये हो रहा है कि माँ बाप अपनी मुश्किलों से ही जूझ रहे हैं, तो बच्चे को क्या प्यार देंगे। तो वो कहता है कि एक इंसान जब तक दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता तब तक उत्प्रेरक नहीं लगता। सबसे बड़ी मुसीबत ही प्यार है, किसी से प्यार हो जाए तो जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। और सबसे बड़ा वरदान भी प्यार है, किसी से प्यार हो जाए तो वो दिन जो होते हैं प्यार के, वो सबसे सुंदर होते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अ वन साइडेड लव। फिर भी चलो ये मैंने आज एक रील सुनी आशीष विद्यार्थी की, कि उसके अंदर वन साइडेड लव के बारे में वो बोल रहा था, तो इस बात से मुझे वो याद आ गया, क्योंकि यहाँ पर रा ने पहले ही बोला है कि इंट्यूटिव और रैशनल माइंड जो है वो वरदान भी है और वो बाधा भी है। तो वो कहता है कि जब तक लोग एक दूसरे के साथ प्यार करना नहीं सीखते तब तक उत्प्रेरक नहीं लगते, और तब तक उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। This catalyst then is shared between people as an important part of each self development, as well as the experiences of the self in solitude and the synthesis of all experience through meditation. This catalyst is shared between people. मुझे ट्रायंगल की लव स्टोरी याद आ रही है। इसने इससे प्यार किया, इसने उससे प्यार किया, उसने किसी और से प्यार किया। ये ट्रायंगल खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। मुझे कभी, मैंने किसी ऐसे इंसान को बहुत कम देखा है कि किसी ने किसी से प्यार किया और उस इंसान ने भी उससे प्यार किया, क्योंकि अगर वो कर भी लेते हैं प्यार और उनकी शादी भी हो जाती है तो 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है आजकल तो, या कुछ ना कुछ पंगे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो कंप्लीट तो होता ही नहीं है, आजकल तो नहीं हो रहा है। जिनका होता होगा वो बहुत लकी होंगे। और यहाँ पर वो कहते हैं कैटलिस्ट इज शेयर्ड बिटवीन पीपल। इसकी वजह से मुझे वो ट्रायंगल याद आया कि एक इंसान है, एक लड़की है, उसे एक आदमी प्यार करता है, वो लड़की उस दूसरे आदमी से प्यार करती। मैंने वो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला एक सीरीज देखने के लिए, शॉर्ट सीरीज है मुसाफिर कैफे। इतनी प्यारी सीरीज थी। उस सीरीज में मुझे अपना बचपन याद आया, मेरे बचपन की बहुत सारी बातें याद आईं, और मेरी जिंदगी की बहुत सारी बातें याद आई। मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी जिंदगी या खुद को देख रही हूं उसमें, वो मैं हूं। कभी लड़की मैं थी तो कभी वो लड़का मैं थी, इस तरह से। ऑफ कोर्स उसमें तो किरदार बदल रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टू दैट सीरीज। और वहां पर भी यही कैटलिस्ट होता है, प्यार के। सब सब चीजों के बावजूद आप फिर भी उस इंसान से प्यार करना छोड़ते नहीं हो, आप उस इंसान से प्यार करते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि इस तरह से वो उत्प्रेरक जो है, वो सभी, जैसे एक समाज बनता है, एक परिवार बनता है, एक माँ से सिर्फ एक
पति या एक बच्चा ही तो प्यार नहीं करता, पूरा परिवार सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, शेयर होता है वो कैटलिस्ट। और वैसे वहां से आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी सोच, आपका लॉजिक इस्तेमाल करना, अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करना, इस तरह की चीजें होती हैं। और फिर उसमें जो अनुभव होते हैं, वो जब आप अकेले में बैठ के सोचते हो, मेडिटेशन में कॉन्टेम्पलेट करते हो, या कई बार अ, मतलब वो चीजें आपके ख्याल में आ जाती हैं। अब बचपन में तो कोई क्या ही मेडिटेशन करेगा, तो बचपन में तो कोई मेडिटेशन करता नहीं है। और मेडिटेशन ये अब जाके बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं 2000 के बाद, वरना इससे पहले बहुत रेयर कोई होते थे जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, या जिन्होंने सन्यास ले लिया है, या जो बुढ़े हो गए हैं, या कोई ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग मेडिटेशन करते थे। जनरल पब्लिक नहीं करती थी। तो मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, कॉन्टेम्पलेशन तो फिर भी हमेशा सभी करते आए हैं। कि अकेले में बैठ के कुछ हो गया, कुछ कैटलिस्ट लग गया, तो आप सोच रहे हो ये ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से बात करते हो, अरे उसने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे समझ में नहीं आया, उसका लॉजिक क्या है। तो अगर नहीं किसी से बात करते हो, इनफैक्ट एक्चुअली ये बहुत गलत हमको सिखाया गया है कि नहीं, अपने दिल का बोझ बांट लेने से हल्का होता है, घंटा हल्का होता है, कोई हल्का नहीं होता है। उल्टा आप अपनी जिंदगी में और मुसीबतें अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अपने दुखों का कभी वो क्या बोलते हैं, बखान नहीं करना चाहिए। कभी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती। पता है क्या होता है, मैंने बहुत नोट किया है, एक इंसान बोलेगा अरे मेरा ना इतना नुकसान हो गया, तो दूसरा इंसान बोले अरे छोड़, तेरा तो इतना ही हुआ, मेरा तो इतना हुआ था उस साल में, या मेरे पड़ोसी का तो इतना हुआ था। अरे तुम लोग दुखों को भी कंपेयर कर रहे हो। कोई बोलेगा कैंसर हो गया, तो बोलेगा अरे हाँ, मेरे पड़ोसी की चाची की बेटी को भी कैंसर हो गया था, वो तो मर गई। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर क्या रहे हो आप लोग? अगर कोई अच्छी बातें करता है, अरे मैं वहां गई थी ऐसे ऐसे, अरे छोड़, पता है क्या, मेरा वो ऐसे, मैंने वो गई थी, वो मेरी चाची, मेरी मामी, मेरी बहन, मेरा। वाई कंपेयर? कंपेयर करने की जरूरत क्या है? सुन लो ना सामने वाला क्या बोल रहा है। इसीलिए अपने दुखों को कभी किसी के साथ शेयर मत करना। अच्छी चीजों को जितना शेयर करोगे वो उतना बढ़ेंगी, प्यार को जितना शेयर करोगे वो उतना बढ़ेगा, दुख को जितना शेयर करोगे वो भी कटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम उस पास्ट को खींच के अपने प्रेजेंट में ले आते हैं, और फिर उस प्रेजेंट से हम उसे अपने फ्यूचर में भी मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए कभी अपने दुखों की बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब हम इस किसी बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया, या कुछ अच्छा या बुरा हुआ, हम उसके साथ बैठ के, मतलब अकेले में बैठ के जब उस बारे में सोचते हैं, तो अपना रैशनल माइंड और अपना इंट्यूटिव माइंड के द्वारा हमें मदद मिलती है। हम अपने हायर सेल्फ से आंसर मांग सकते हैं इस तरह से। दिस इज द क्विकेस्ट वे टू लर्न इज टू डील विथ अदर सेल्फ्स। इसे हम सबसे जल्दी सीखते हैं। दिस इज अ मच ग्रेटर कैटलिस्ट। एक सेकेंड, कौन आया है? अभी तो थे, there were two people. Okay, I don't know what happened. Thus, the self cannot. The quickest way to learn is to deal with other self. This is a much greater catalyst than dealing with the self. Dealing with the self without other selves is akin to living without what you would call mirrors. Thus, the self cannot see the fruit of its beingness. Thus, each may aid each by reflection. This is also a primary reason for the weakening of the physical vehicle, as you would call the physical complex. तो जब हम दूसरों के साथ डील करते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते होते हैं, तब हमें अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों के साथ रिश्तों में उनके बारे में सीखने को मिलता है। जैसे कई बार होता है कि
हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं कि इसने ऐसा किया, उसका नतीजा ये हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना है। आम तौर पे सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर होता है कि हम किसकी गलतियों से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स के, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली हम ये गलत करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक ले जाते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे मारा था, मैं तो अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगी। मेरी फलाना फलाना, आई मीन इस तरह। सो हर चीज मॉडरेशन में होना बहुत जरूरी है। Thus, the self cannot see the fruits of its beingness. Thus, each may aid each. This is also a primary reason for the weakening of the physical vehicle, as you would call the physical complex. तो इसी वजह से हमने इंसान को, हमने नहीं मतलब इसी वजह से इंसानों को एक कमजोर शरीर दिया हुआ है, ताकि वो एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के साथ जीना सीखें और एक दूसरे से सीखें जीना, एक दूसरे के साथ जी कर एक दूसरे के से सीखें। सबसे ज्यादा तो हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। इसी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो कमजोर होता है, और उसे पेरेंट्स दिए गए हैं। ये 19 के फर्स्ट पार्ट में बताया था रा ने, उसे पेरेंट्स दिए गए हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और इसी तरह पेरेंट्स अपने बच्चों से और बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो डॉन कहता है फिर हमारे पास दूसरी घनत्वता के जीव हैं जिनकी मुख्य प्रेरणा स्वयं की सेवा की तरफ होती है, और संभवतः थोड़ा बहुत अपने निकटतम परिवार की तरफ दूसरों की सेवा का भाव होता है। जब वो तीसरी घनत्वता में जाते हैं तो ये पूर्वाग्रह भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में है जहां ये पूर्वाग्रह धीरे धीरे एक सामाजिक समूह की ओर केंद्रित पूर्वाग्रह में बदल जाती है, और फिर अंततः सभी मिलकर एक हो जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? तो डॉन पूछ रहा है, then we have second density beings who have primarily motivation towards service to self and possibly a little bit of service to others with respect to their immediate families, going into third density and carrying this bias with them, but being in a position now where this bias will slowly be modified to one which is aimed towards a social complex and then ultimately toward union with the all. Am I correct? तो रा कहता है you are correct. तो डॉन पूछता है कि अच्छा, इसीलिए जो दूसरी घनत्वता के जीव हैं वो बेसिकली अपनी अपने लिए जीते हैं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, अपनी सुरक्षा के लिए, और थोड़ा सा अपनी इमीडिएट फैमिली यानी कि बच्चे जो पैदा किए हैं उनके लिए, या जब छोटे हैं तो माँ बाप के लिए। इस तरह से कुछ हद तक वो अपने फैमिली की सेवा के हिसाब से जीते हैं, और यही उनका जो मानसिक उनकी सोच है या उनकी आदत है। वो जब तीसरी घनत्वता में आते हैं तो इसीलिए, क्योंकि दूसरी घनत्वता में उन्होंने ऐसा किया, उनका वो मानसिक, उनकी वो मानसिक स्थिति या सोच को लेकर तीसरी घनत्वता में आते हैं और वहां पर भी यही करते हैं। लेकिन अब फिर समाज में रहते हुए धीरे धीरे वो एक समाज के हिसाब से जीना शुरू करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रा कहता है सही। तो डॉन कहता है फिर सबसे नई तीसरी घनत्वता के जीव जो अभी अभी दूसरी घनत्वता से आए हैं, उनका पूर्वाग्रह अभी भी मजबूती से स्वयं की सेवा की तरफ होगा। शायद ऐसे कई अन्य तरीके होंगे जिससे दूसरों की सेवा की संभावना के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकती है। मैं पहले दो बातों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उन तरीकों के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये विभाजन कब होता है, जहां वो इकाई स्वयं की सेवा के रास्ते पर जारी रहने में सक्षम होती है, जो अंततः उसे चौथी या पांचवी घनत्वता तक ले जाएगी। मेरा यह अनुमान है कि एक इकाई जारी रह सकती है, मान लीजिए दूसरी घनत्वता में पूरी तरह से स्वयं की सेवा के साथ शुरू हो सकती है और आगे भी इसे जारी रख सकती है, और जिसे हम स्वयं की सेवा का मार्ग कहते हैं उस पर बनी रह सकती है। उसे कभी भी कोई उस रास्ते से नहीं हटा सकता है।
क्या ये सही है? तो डॉन कहता है कि इसका मतलब जो दूसरी घनत्वता से नए नए तीसरी घनत्वता में आए, उनका अपनी सेवा की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होगा और बहुत सारे तरीके होंगे। There must be many other mechanisms to create an awareness of the possibility of service to others, और उनके बहुत सारे तरीके होंगे उनको ये सिखाने के या उनकी चेतना को जगाने के कि दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों की सेवा की तरफ झुकाव बनाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके उनको उनकी जिंदगी में उत्प्रेरक के रूप में आए होंगे। तो मैं सोच दो बातें सोच रहा हूँ कि मैं तो एक तो ये सोच रहा हूँ, आई एम वंडरिंग अबाउट द मैकेनिज्म एंड आई एम वंडरिंग व्हेन द स्प्लिट टेक्स प्लेस where the entity is able to continue on the road to service to self that will eventually take him to fourth or fifth density. I would assume that an entity can continue, can start, say, in second density, with service totally to self and continue right on through and just stay on what we would call the path of service to self and would never be pulled over. Is this correct? तो वो कहता है कि दो बातें सोच रहा हूँ। एक तो ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सा तरीका है जिससे ये विभाजन आता है या चॉइस आती है उस दूसरी घनत्वता से आए हुए तीसरी घनत्वता के इंसान में कि वो अपनी सेवा की तरफ निकल जाता है और चौथी और पांचवी घनत्वता की तरफ जाता है। और दूसरा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो आगे जा सकता है, स्टार्ट say in second density service would then totally continue through and just stay on what would never be pulled over। कि ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरी घनत्वता में पूरी तरह अपने लिए जीता हो, जैसे एक लोमड़ी है, एक शेर है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है, बब्बर शेर है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनको भूख लगेगी कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को भी खा जाएंगे। तो वो अपने लिए जीता है, तो हो सकता है कि वो तीसरी घनत्वता में आने के बाद भी दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाए और वो हमेशा अपने लिए ही जीता रहे। तो क्या ऐसा होता है? क्या ये सही है? तो रा कहते हैं ये गलत है। दूसरी घनत्वता में स्वयं की सेवा के विचार के साथ उसके कबीले या झुंड की सेवा करना भी शामिल होता है। दूसरी घनत्वता में स्वयं का और दूसरों का विभाजन नहीं दिखाई देता है, सभी को स्वयं के तरह ही देखा जाता है, क्योंकि किसी तरह यदि कबीला या झुंड कमजोर हो जाता है तो उस कबीले या झुंड की सारी इकाइयां भी कमजोर हो जाती हैं। वाह! नई या प्रारंभिक तीसरी घनत्वता की इकाई में अपने परिवार, समाज, जिसे आप शायद देश कहते हैं, को स्वयं की तरह देखने की निष्कपट पूर्वाग्रह या विकृति होती है। इस प्रकार हालांकि ये विकृति तीसरी घनत्वता में विकास के लिए मददगार नहीं है और ये बिना किसी ध्रुवता की होती है। ये विभाजन तब स्पष्ट हो जाता है जब वो इकाई अन्य स्वयं की तरह दिखती है और सचेत रूप से स्वयं का भला करने के लिए दूसरों के साथ हेर फेर करने का निश्चय करती है। यहीं से उस मार्ग की शुरुआत होती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कि खुद की सेवा। तो रा कहते हैं कि नहीं, जो आप सोच रहे हो वो गलत है, it's incorrect. The second density concept of serving self includes the serving of those associated with tribe or pack. This is not seen in second density as separation of self or other self. All is seen as self, since in some forms of second density entities, if the tribe or pack becomes weakened, so does the entity within the tribe or pack. मतलब दूसरी घनत्वता में वो अपना जो उनका झुंड होता है ना, जैसे शेरों का होता है, हाथियों का होता है, हिरणों का होता है, उनके अपने झुंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं, हर्ड। तो जो झुंड होता है उसमें वो सभी को मैं ही समझते हैं कि ये भी मैं ही है, तो वो विभाजन नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत बार
जानवर जो हैं वो दूसरे, बहुत सारे जानवर दूसरे जानवरों को भी दूसरा नहीं समझते। जैसे वेजिटेरियन जानवर जो हैं, वो सारे वेजिटेरियन जानवरों को दूसरा नहीं समझते। वो सिर्फ शेर जैसे जानवरों से डरते हैं। बंदर जो है, वो ना चाहे तो वो तो पेड़ के ऊपर बैठा है ना, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो नीचे के जानवरों को बताए कि दूर से शेर आ रहा है। लेकिन जंगल में ये रिवाज है, ये होता है कि पंछी और शेर, कुछ बड़े पंछी शायद, लेकिन शेर नहीं, बंदर, अलग अलग तरह के जितने भी बंदर हैं, वो पेड़ में सबसे ऊपर बैठे होते हैं। लेकिन उन्हें दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। बहुत सारे पंछी भी ऐसे होते हैं। तो वो क्या है, अब एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। आमतौर पे उनकी आवाज अलग होगी, लेकिन जब शेर जैसा कोई जानवर आता है, शेर, चीता, क्योंकि चीता तो पेड़ों पर भी चढ़ जाता है, इस तरह का कोई जानवर आता है, तो वो लोग एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। और वो आवाज हिरन और बाकी जितने जानवर हैं, उनको तुरंत पता चल जाता है कि इस तरफ से आवाज आई है, मतलब इस तरफ से शेर आ रहा है। वो लोग वहां से कहीं और निकल जाते हैं। तो अगर वहां पर बंदर है ही नहीं तो फिर वो अलग बात है कि शेर झाड़ियों में छुप के धीरे धीरे आ रहा है। पर वहां पर क्या जरूरत पड़ी है बंदर को? कोई जरूरत नहीं, पेड़ के ऊपर बैठा है। पर वो करता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं समझते। तो आ, ये all is seen as self, and since in some forms of second density entities, if the tribe or pack becomes weakened, और अगर कोई उनमें से, मतलब उनका लीडर जो है, अगर वो कमजोर पड़ जाता है, तो पूरा झुंड कमजोर पड़ जाता है। फिर वो, उनके अंदर एक डर सा फैल जाता है, या कमजोर, शारीरिक तौर पे कमजोर महसूस करने लगते हैं। The new or initial third density entity has this innocent, shall we say, bias or distortion towards viewing those in the family, the society, as you would call perhaps country, as self. Thus, though a distortion not helpful for progress in third density, it is without polarity. तो जो जानवर से नए नए इंसान बने हैं, उनके अंदर एक मासूमियत होती है। वो इस तरह के विभाजन नहीं करते। वो दूसरों को अपने से अलग नहीं समझते। अपने परिवार में, अपने समाज में वो उनको अलग नहीं समझते। शायद अपने देश को भी, शायद इंसानियत को भी, वो किसी को अपने से अलग नहीं समझते। और इस वजह से आ, ये जो उनकी सोच है, इसमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि कैटलिस्ट फिर उस हिसाब से होते, तो उनकी उनका ध्रुवीकरण सही ढंग से नहीं हो पाता। तो आगे वो कहता है, द ब्रेक बिकम्स apparent when the entity perceives as other selves and consciously determines to manipulate other selves for the benefit of the self. This is the beginning of the road with which you speak. बुराई उन लोगों में या खुदगर्जी का ध्रुवीकरण तब आता है जब ये लोग दूसरों को दूसरा समझते। ये दूसरा है, ये मैं नहीं, ये कोई और है, अलग। और इससे फायदा उठाना है, इसको मतलब मैनिपुलेट करना है, झूठ बोलना है, चीट करना है, इसके साथ इस तरह की बुरी चीजें करनी है। जब इंसान इस तरह से सोच के इस तरह की चीजें करना शुरू करता है, तब वो, उसका ध्रुवीकरण जो है खुद की सेवा की तरफ होता है। तो डॉन कहता है, फिर स्वतंत्र इच्छा के द्वारा भी कभी कभी तीसरी घनत्वता के अनुभव के मार्ग में विभाजन हो जाता है, और एक इकाई सचेत रूप से, शायद सचेत रूप से चुनाव नहीं करती है। क्या कोई सचेत रूप से इस रास्ते को चुन सकता है जो विभाजन शुरुआती स्थिति में होता है? Uh, then, through free will, sometime in the third density experience, the path splits and an entity consciously, probably does not consciously choose. Does an entity consciously choose this path at the initial splitting point?
तो बात करते करते सवाल कुछ और पूछ रहा था, और बात करते करते अचानक डॉन के दिमाग में दूसरा सवाल आया, और उसने बोला कि स्वतंत्र इच्छा के द्वारा तीसरी घनत्वता में अब चाहे उसकी अपनी इच्छा है, तो उसने वो विभाजन आया उसमें और उसने एक रास्ता चुना, लेकिन क्या ये उसके अंदर समझ, मतलब उसे जानबूझ के चुना, या ये पिछली घनत्वता की माइंडसेट के वजह से आया, या किसी और वजह से आया? क्या जागरूक चेतना, यानी कि कॉन्शियसली जानबूझ के वो उसने ऐसा रास्ता चुना है? जब ये विभाजन आता है या ध्रुवीकरण होने होने लगता है, तो रा कहते हैं हम सामान्यताओं में बात करते हैं, जो हमेशा सटीक ना होने के कारण हानिकारक है। हालांकि हम महसूस कर रहे हैं कि आप हर चीज की समीक्षा चाहते हैं, इसलिए हम असमानताओं को हटाकर मोटी मोटी बातें ही बता सकते हैं। तीसरी घनत्वता के अधिकांश जीव तब तक उस मार्ग से दूर रहते हैं जब तक कि वो उस मार्ग को सचेत रूप से चुनने के लिए जागरूक ना हो जाए। We speak in generalities, which is dangerous for always inaccurate. मतलब आम बात करते हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, हम इसलिए करते हैं, इसलिए वो हमेशा सटीक नहीं होती। लेकिन आपको हमेशा परफेक्शन चाहिए, तुम्हें हमेशा एकदम तुम जानना चाहते हो कि ये ओवरव्यू, वी रियलाइज यू लुक फॉर द ओवरव्यू, सो वी एलिमिनेट एनोमलीज एंड स्पीक ऑफ मेजॉरिटीज। मतलब तुम इस तरह से पूरी दुनिया में किस तरह से होता है, या पूरी घनत्वता में किस तरह से होता है, इस तरह से ओवरव्यू चाहते हो। कि ओवरव्यू मतलब वो ड्रोन से अगर आप पूरी दुनिया को देखें, तो सटीक तरीके से नहीं, तो इसलिए हम ऐसे आमतौर की बात करते हैं। तो उसमें एकदम पर्टिकुलर बात हम कर नहीं पाते। Majority of third density beings is far along the chosen path before realization of that path is conscious. Oh, wow. ज्यादातर तीसरी घनत्वता के जो लोग हैं is far along the chosen path before realization of that path is conscious. तीसरी घनत्वता के अधिकांश जीव तब तक उस मार्ग से दूर रहते हैं जब तक कि वो उस मार्ग को सचेत रूप से चुनने के लिए जागरूक ना हो जाए। मतलब ज्यादा ज्यादा करके लोग कोई रास्ता चुनते नहीं है, वो जिस रास्ते पे निकले हैं वो निकल गए होते हैं, तब जाके बहुत दूर जाने के बाद उनको एहसास होता है, या वो खुद अपनी मर्जी से उस रास्ते को चुनते हैं बहुत दूर जाने के बाद। क्या आप बता, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, वो हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि स्वयं की सेवा का रास्ता चुनने के लिए किस तरह का पूर्वाग्रह उन्हें गति प्रदान करता है? कैन यू टेल मी व्हाट बायस क्रिएट्स देयर मोमेंटम टुवर्ड द चोजन पाथ ऑफ सर्विस टू सेल्फ? मतलब ऐसी वजह क्या है कि वो खुद के सेवा का रास्ता चुनते हैं? तो रा कहता है कि हम आपको केवल रूपक में ही बता सकते हैं। कुछ लोग रोशनी से प्रेम करते हैं, कुछ लोग अंधकार से प्रेम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि अनोखे और अनंत रूप से अलग अलग कोई सारे रचेता अपना चुनाव कर रहे हैं और खेल रहे हैं, तथा अपने अनुभव को उन बच्चों की तरह ले रहे हैं जो पिकनिक पर गए हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिकनिक का मजा लेते हैं। उन्हें सूर्य सुंदर लगता है, खाना स्वादिष्ट लगता है, खेल ताजगी भरा लगता है, और वो रचना के आनंद से चमकते हैं। कुछ को रात आनंददायक लगती है, उनकी पिकनिक दर्द में रहने में, कठिनाई में, दूसरों को कष्ट देने में, और प्रकृति की प्रतिकूलताओं की जांच करने में होती है। वो अलग तरह की पिकनिक का मजा लेते हैं। ये सारे अनुभव उपलब्ध हैं। इस ये प्रत्येक इकाई की स्वतंत्र इच्छा है कि उसे किस प्रकार के खेल या किस प्रकार के आनंद का चुनाव करना है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, खास करके आजकल तो रील और यूट्यूब की दुनिया में
बहुत देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जन्म से ही सिर्फ दूसरों की भलाई चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं जो बहुत छोटी उम्र से दूसरों को दुख देने में ज्यादा मजा लेते हैं, उनको मजा आता है उसमें। तो रा कहता है कि हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बात कर सकते हैं, मतलब जैसे अ, अ, वो क्या बोलते हैं उसको, रूपक नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। अम, मतलब मेटाफोर के तौर पे बात कर सकते हैं कि कुछ लोगों को रोशनी पसंद है, कुछ लोगों को अंधेरा पसंद है। ये हर एक का अपना अपना स्वभाव है, और उनके अंदर बैठे हुए रचयिता का की चॉइस है। इट इज अ मैटर ऑफ द यूनिक एंड infinitely वेरियस क्रिएटर choosing and playing among its experience as a child upon a picnic. एक बच्चा पिकनिक पे जाता है, एक मछली पकड़ने बैठ जाता है, एक बॉल खेलता है, एक पेंटिंग करता है, एक कुछ करता है। हर एक का अपना हर एक की अपनी इच्छा होती है। तो वो क्या चाहता है, तो उनके अंदर जो रचेता है वो अंधकार से प्यार करता है, किसी के अंदर जो रचेता है वो रोशनी से प्यार करता है। जैसे कि सब पिकनिक पे आए हुए हैं, तो किसी को सूर्य सुंदर लगता है, दोपहर या सुबह सुंदर लगती है, किसी को उगता सूरज, किसी को डूबता सूरज, किसी को रात का चंद्रमा और चांदनी या रात में तारे गिनना अच्छा लगता है, अंधकार पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को गेम्स खेलना, और किसी को क्रिएटिव होना। Some find the night delicious, their picnic being pain, difficulty. कुछ लोगों को दुखों से गुजरने में मजा आता है, या दूसरे लोगों को दुख देने में मजा आता है। Picnic being pain, difficulty, suffering of others, and the examination of the perversities of nature. बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमको हाइक और ट्रैक पे जाने में मजा क्या आता है, पहाड़ों में परेशान हो, जूते पहनो, मच्छर काट रहे हैं, टेंट में रहो, इतना खुद को थकाओ, शरीर को थकाओ, क्या मजा आता है। पर उनको भी मजा आ रहा है खुद दुख झेल के। और कुछ लोगों को दूसरों को दुख दे के मजा आता है कि हमें अमरनाथ की यात्रा करनी है, पर तुम हमारा 110 किलो का वजन उठाओ और गधे पे बैठाओ, या खुद वो क्या कहते हैं, चार आदमी जैसे कंधा देते हैं इस तरह से उठा कर लेके जाओ, हम तो मजा करेंगे, तुम दुख झेलो। है ना इस तरह के लोग। तो ये सारे अनुभव ईश्वर ने, रचेता ने इंसान को दिए हैं। आप कौन सा अनुभव चुनते हैं ये आप पर निर्भर है। All these experiences are available. It is the free will of each entity which chooses the form of play, the form of pleasure. मैं मानता हूं कि एक इकाई चाहे किसी भी रास्ते पर हो, वो किसी भी समय रास्ते चुनने का निर्णय ले सकती है, और संभवतः अपने कदमों को वापस ले सकती है। रास्ते को बदलना तब ज्यादा कठिन होता है जब वो उस रास्ते पर काफी आगे निकल चुकी है। क्या ये सही है? बिल्कुल। I assume that an entity on either path can decide to choose paths at any time. अब कितने भी आगे निकल गए हैं, आप फिर भी चुनाव करने के लिए तो आजाद हैं। आप फिर भी पीछे मुड़ सकते हैं, अपने कदम पीछे ले सकते हैं, और अपना रास्ता बदल सकते हैं। And possibly retrace steps, the path changing, become being more difficult the farther along is gone. Is that correct? आप जितनी दूर आगे निकल गए उतना रास्ता बदलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्या ये सही है? तो रा कहते हैं ये गलत है। ये एक इकाई जितना आगे, जिसे आप ध्रुवीकरण कहेंगे, में होगा, उतना ही आसानी से वो इकाई ध्रुवीयता को बदल सकता है। वाओ! क्योंकि इकाई में उतना ही अधिक शक्ति और जागरूकता होगी। ओ वाह! वो लोग वास्तव में असहाय हैं जिन्होंने सचेत रूप से अपना रास्ता नहीं चुना है, बल्कि वो उन पैटर्न्स को बार बार बिना किसी ज्ञान के दोहराते रहते हैं, या उन्हें एक पैटर्न का मतलब भी नहीं पता होता है। दिस इज इनकरेक्ट। द फ्यूचर, the further an entity has gone, what you would call polarized, the more easily this entity may change polarity for the more power and awareness the entity will have. मतलब जितना भी आगे बढ़ गया हो, उसे उतनी ज्यादा
जागरूकता होगी चेतना में और पता होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूं या क्या गलत कर रहा हूं और मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही बोला। क्या नहीं करना है, अगर आप सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पर निकल गए हो तो क्या नहीं करना है ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा। क्या करना है ये भी पता चल जाएगा और सीख भी लोगे। Those truly helpless are those who have not consciously chosen but who repeat patterns without the knowledge of repetition or the meaning of the pattern. उन लोगों की मदद नहीं कर सकते या वो लोग बिल्कुल बेचारे हैं या उनकी उनकी हालत ज्यादा बुरी है जिन्होंने अब तक अपना रास्ता चुना नहीं। वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, भगवान भरोसे जी रहे हैं। वो सोच नहीं रहे कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। वो कभी ये भी करते हैं, कभी ये भी करते हैं और इसी वजह से बार बार उनकी जिंदगी में एक सी मुश्किलें बार बार आती। आपको डिटैचमेंट सिखाई है, आप प्यार करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, प्यार करते रहोगे। आपको सेल्फ की वैल्यू करनी, सेल्फ को प्यार करना सीखना है। लेकिन आप खुद से प्यार ही नहीं कर रहे हैं, आप बाकी दुनिया से प्यार कर रहे हो। तो आपके उत्प्रेरक भी ऐसे ही होंगे कि सब आएंगे और आपको दुख देके जाएंगे। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, जब तक आप खुद की कीमत करना नहीं सीखते, जब तक आप डिटैच करना नहीं सीखते कि ठीक है ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, कोई मुझसे करे या ना करे। जब तक आप उस स्टेज पर नहीं आ जाते तब तक दूसरे उत्प्रेरक बनते रहेंगे अलग अलग रूपों में आके। मेरा मानना है कि यहाँ हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर ऐसा लगता है कि इस ध्रुवीकरण में भी वैसी ही आध्यात्मिक संभावना है जैसी इसमें है। यदि इसे एक समानता से बताया जाए तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ध्रुव होते हैं। आप दोनों में से किसी एक ध्रुवता को जितना अधिक चार्ज करेंगे उतना ही अधिक उसकी उनकी क्षमता में अंतर होगा और भौतिक रूप से उतना ही अधिक कार्य करने की क्षमता होगी, जैसा कि हम इसे कहते हैं। इसमें मुझे ठीक वैसी ही समानता लगती है जैसा यही हमारी चेतना में होता है, जैसा यहाँ हमारी चेतना में होता है। क्या ये सही है? आई बिलीव we have a very, very important point here. It then seems that there is an extreme potential in this polarization, the same as there is in to make an analogy using electricity. मतलब ये जो बात आपने अभी बताई ये बहुत ज्यादा important है और इसके अंदर ध्रुवीकरण की इतनी ज्यादा संभावना है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप जितना चार्ज करेंगे एक को, तो the more you build the charge on either of these, the greater the potential difference and the greater the ability to work, as we call it in the physical. आप जितना एक को चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में दो वायर होती हैं, आप एक को ही चार्ज करते रहेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे तो उन दोनों में उतना फर्क बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने भौतिक रूप में जब आप एक ध्रुवीकरण के ऊपर ज्यादा काम करते हैं तो उस तो आप उस रास्ते पर सही ढंग से चल पाते हैं। This would seem to me to be the exact oops this would seem to me to be the exact analogy that we have in consciousness here. चेतना में भी इसी तरह से होता है। क्या मैं सही हूं? तो रा कहता है बिल्कुल सही हो। तो डॉन कहता है खैर फिर ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक घटना के रूप में हम जो अनुभव करते हैं, यानी कि विद्युतीय घटना और चेतना की घटना, उनके बीच में संबंध होता है और ये और वो एक ही रचयिता से निकलता है। वो वास्तव में एक जैसे ही है लेकिन उनके कर्म में थोड़ा अंतर है। अंतर होता है जैसे हम क्या ये सही है? कुछ सुनाई नहीं दिया आगे का।
Well, this would seem then that there is a relationship then between what we perceive as physical phenomena, say the electrical phenomena, and the phenomena of consciousness, that they, having stemmed from the one creator, are practically identical but have slightly different actions. As we, is this correct? Inaudible. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है जिसे हम भौतिक और इलेक्ट्रिकल फिनोमेना की बात कर रहे हैं और चेतना की बात कर रहे हैं, ये सभी एक अनंत रचेता से ही आए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हो या भौतिक तीसरी घनत्वता की जिंदगी हो या चेतना हो, ये दोनों जो है इनमें बहुत कम ज्यादा अंतर है नहीं, काफी एक है। लेकिन इनका काम अलग है। तो क्या मैं सही हूं? तो रा कहता है, हम फिर से आपके सवाल का जवाब देने के लिए इसे और अधिक सरल तरीके से बताते हैं, सिंप्लीफाई करके बताते हैं। थैंक यू रा। शारीरिक समूह अकेले कई कई ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का बना हुआ है, जो कि बुद्धिमान ऊर्जा के कारण आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रत्येक समूह की मानसिक व्यवस्थाएं, मतलब कि ये जो शरीर है इसमें अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंटेलिजेंट एनर्जी है। प्रत्येक समूह की मानसिक व्यवस्थाएं या विकृतियां विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के और भी अधिक क्षेत्रों को जोड़ती है और शारीरिक समूह के ऊर्जा के पैटर्न्स को विकृत करती है। आध्यात्मिक पहलू इन क्षेत्रों की एक और विकृत जटिलता के रूप में कार्य करती है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन इसे मन और शारीरिक समूहों की ऊर्जा क्षेत्रों द्वारा कई विकृत और असंगठित तरीकों से महसूस किया जा सकता है। The physical complex alone is created of many energy or electromagnetic fields interacting due to intelligent energy. स्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह अलग अलग तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के आपस में एक दूसरे से के साथ इंटरैक्ट करना, काम करना, कार्य करना अनंत बुद्धिमानता की ऊर्जा की वजह से होता है। The mental configuration or distortion of each complex further adding fields of electromagnetic energy. मेरे ख्याल से मैंने the four fields को चैप्टर 13 या 14 में, या पता नहीं अलग से मैंने वीडियो बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर न्यूट्रॉन एनर्जी, पॉजिटिव न्यूट्रॉन, नेगेटिव न्यूट्रॉन करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, स्टैटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रॉन्स, इस तरह के अलग अलग फील्ड्स हैं। तो वो कहते हैं मानसिक तौर पे जो अलग अलग लोगों की सोच है, डिस्टॉर्शंस हैं, मतलब कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स फर्दर एडिंग फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब एक इंसान प्यार से काम कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो लव वाली हो। एक इंसान जलन से के द्वारा काम कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक एनर्जी अलग होगी। एक इंसान नफरत से काम कर रहा है, उसकी अलग होगी। एक गुस्से से काम कर रहा है, उसकी अलग होगी। एक काइंडनेस के द्वारा काम कर रहा है, उसकी अलग होगी। इस तरह, क्योंकि हर इमोशन, हर सोच एक फील्ड क्रिएट करती है, एक ऑरा क्रिएट करती है आपके आसपास। कोई क्रिएटिव है, कोई लॉजिकल है, दोनों की फील्ड अलग अलग है। जो लॉजिकल है वो लेट्स से के लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहा है, जो क्रिएटिव है वो राइट ब्रेन और अपना सेक्रल चक्रा यूज कर रहा है। तो इस तरह जो लॉजिकल है वो अपना रूट चक्रा यूज कर रहा है। इस तरह अलग अलग फ्रीक्वेंसी से लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी अलग अलग उनकी जो ऊर्जा है सबकी अलग अलग होती है। और जब ये एक साथ मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक of each complex, further adding fields of electromagnetic energy and distorting the physical complex patterns of energy. तो इसमें बदलाव लेकर आता है। अब सारे मिलके गाना गा रहे हैं,
सारे मिलके डांस कर रहे हैं, सारे मिलके खुश हो रहे हैं, उस कमरे की एनर्जी अलग होगी। कहीं पर कोई खुश है, हंस रहा है, कहीं पर कोई लड़ रहा है, कहीं पर कोई हाथापाई कर रहा है, कहीं पर कोई झगड़ा कर रहा है, कहीं पर कोई बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहा है। उस कमरे की एनर्जी अलग होगी और उस कमरे के अंदर अलग अलग एनर्जी फील होगी आपको। लिटरली आई डोंट नो इफ यू कैन फील दैट, बट जब आप कमरे में आते हैं तो एक कुछ ग्रुप्स के आपका मिलने का मन नहीं करेगा और एक ग्रुप की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा कि इनसे मिलती हूँ। तो इस तरह से एग्जाम्पल था ये। spiritual aspect serving as a further complexity of fields which is of itself perfect but which can be realized in many distorted and unintegrated ways by the mind and body complexes of energy fields। तो जो आध्यात्मिक तौर पे, ये आध्यात्मिक जो तौर पे ये किस तरह से काम करता है कि इसके अपने जो ऊर्जा की फील्ड है, वो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सर्विंग एज अ फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फील्ड्स, ये उस शारीरिक मानसिक के अंदर जब वो स्पिरिचुअल आता है, आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, तो वो उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करती है और परफेक्ट भी करती है। अपने आप में वो पूरी तरह से परफेक्ट है, बट विच कैन बी रियलाइज्ड इन मेनी डिस्टॉर्टेड एंड अनइंटीग्रेटेड वेज। लेकिन हर इंसान इसे अलग तरीके से समझता है। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना नजरिया है, हर कोई एक ऊर्जा को अलग तरीके से समझता है। इस प्रकार एक के बजाय हम कहेंगे कि एक एक ध्रुवीय चुंबक के बजाय आपका मन शरीर आत्मा समूह एक बुनियादी ध्रुवता में व्यस्त होता है, जिसे आप बैंगनी किरण ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्षेत्रों का योग, परंतु ये आपके मन समूह द्वारा उत्पन्न सभी प्रकार के विचारों से प्रभावित होता है, शारीरिक समूह की विकृतियों से प्रभावित होता है और सूक्ष्म जगत जो कि इकाई है और कई रूपों में स्थूल जगत के बीच के असंख्य संबंधों से भी प्रभावित होता है, जिसे आप नक्षत्रों को देखकर दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप इसे कहते हैं, प्रत्येक में एक योगदान देने वाली ऊर्जा किरण होती है जो अपनी व्यक्तिगत विकृतियों के कारण इकाई के विद्युत चुंबकीय जाल में प्रवेश करती है। कितना रह गया? बाप रे, बहुत है। तो वो कहता है कि shall we say instead of one magnet with one polarity, you have in the mind body spirit complex one basic polarity expressed in what you would call violet ray energy, the sum of the energy fields, but which is affected by thoughts of all kinds generated by the mind complex, by distortions of the body complex, and by the numerous relationships between the microcosm, which is the entity, and the macrocosm in many forms, which you may represent by viewing the stars, as you call them, each with a contributing energy ray, which enters the electromagnetic web of the entity due to its individual distortions। यहां पर ये एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा है। वो कहता है कि एक चुंबक जो है, एक चुंबक के ध्रुवीकरण के बजाय एक इंसान के अंदर मन शरीर आत्मा जो होती है वो अलग अलग तरीके से कार्य करती है और अपने आप को एक्सप्रेस करती है। आपके पूरे शरीर के मतलब सभी चक्रों का मिला जुला यहाँ क्राउन चक्र में आपकी जो ऊर्जा होती है वो क्राउन चक्र में किस तरह से अपने आप को दर्शाती है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब वो उसका जो रंग है या वो जो एक्सप्रेस करना है वायलेट एनर्जी रे को, वो किस किस तरह से प्रभावित होता है। एक तो आपकी सोच से प्रभावित होता है। आपने अभी कुछ अच्छा सोचा, आपका वायलेट एनर्जी वायलेट रे जो है उसका रंग कुछ और है। आपने कुछ बुरा सोचा, उसका रंग तुरंत बदल जाएगा। ऐसे बदलता है ऑरा। तो इसीलिए ऑरा को क्लेंस करना, चक्रों को क्लेंस करना, ये रोज का काम है।
ये किसी हीलर से एक बार में करा लिया तो सब हो गया, नहीं। तो ये जो वायलेट रे एनर्जी है, ये आपके पूरे शरीर की, आपके मन की, आपकी सोच की, आपके शरीर में दुख की, जैसे इस वक्त मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा दर्द है ना कि मैं गर्दन ऐसे नहीं कर पा रही। तो इन सभी चीजों की, तो ये एरिया में अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ मेरे कंधे पर देखेंगे, अब यहाँ पर पीछे ये है, लेकिन अगर पीछे वाइट वॉल है ना, तो अगर आप मेरे कंधे के ऊपर देखेंगे, 1 मिनट तक देख के आंखें बंद करेंगे, तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का बॉल सा नजर आए, या ऑरा के अंदर ब्लैक नजर आए। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब मिलके हमारे ऑरा के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये जो आपका अपना शरीर है, ये है आपका माइक्रोकॉस्म। ये आप हो, सिर्फ आप। लेकिन हम हमारे ऑरा को या हमारी एनर्जी को, हमारी एनर्जी हमारे मैक्रोकॉस्म को भी रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कि उसने ये कहा कि आपके सोलर सिस्टम में जो आपके बाकी ग्रह हैं ना, उन अभी हमें सिर्फ 7 ग्रह का पता है, लेकिन सिर्फ 7 ग्रह है नहीं, और बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह हैं जिनको आप नक्षत्र कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिनको आप बाहर के जो ग्रह हैं, प्लूटो, यूरेनस और नेपट्यून, वो हैं, जिनको आप तारे बोल सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र माने जाते हैं, इस तरह वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। तो इन सबके सबसे जो रेडिएशन आती है, हम कहते हैं ना सारस्वती लग गई, बुध वक्री हो गया, गुरु तेज है, शुक्र नीच का है। इसका मतलब क्या है? शुक्र नीच का है मतलब उसकी रेडिएशन कम आ रही है, या विकृत आ रही है, सही नहीं आ रही। मंगल तेज है या राहु उच्च का है, इससे इससे मतलब क्या? इसका मतलब कि उसकी रेडिएशन जो है उस ग्रह की, वो इस इंसान को बहुत पॉजिटिव मिल रही है, बहुत स्ट्रांग मिल रही है। किसी का सूर्य उच्च का है, मोदी का होगा, तभी वर्ल्ड में इतना बड़ा वो प्राइम मिनिस्टर बन के तो पॉपुलर हुआ पड़ा है। तो आ, इस तरह से यहां पर वो बता रहा है कि माइक्रोकॉस्म यानी कि आप, लेकिन मैक्रोकॉस्म यानी कि उन सितारों की रेडिएशन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जाल के ऊपर किस तरह से असर दिखाती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो कहता है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो रा कहता है कि ये आखिरी सवाल होगा। तो रा कहता है ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत, जैसा कि आप कहते हैं, इस प्रमुख विकृतियों को समझने का केवल एक तरीका है, जिसमें भौतिक मानसिक समूह में आत्मा के प्रवेश करने के समय और आपके भ्रम में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक समूह के प्रवेश करने के समय ब्रह्मांडीय झुकाव और व्यवस्था पर विचार किया जाता है, और प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी की रेखाओं के साथ भविष्यवाणियां की जा सकती है। इसके बाद विकृति के बुनियादी क्षेत्रों की सलाह देने की संभावना होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र जो भूमिका निभाता है, उसकी तुलना में कई जड़ों में से एक जड़ से की जा सकती है। तो आज ही मैंने ग्रुप में एक एस्ट्रोलॉजर का वीडियो डाला है, जो बोल रहा है कि बहुत जल्दी सब लोग, लाखों करोड़ों लोग जागने वाले, और बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर है। और उसने उसके अंदर बोला है कि ऐसा समय भी आएगा जब ये फोन बेकार हो जाएंगे, तो ऐसा समय भी आएगा जब ये शहर बेकार हो जाएंगे, आपको खेती करना सीखना चाहिए, आपको जमीन से जुड़ना सीखना चाहिए अभी से।
तो इस तरह की बातें उसने बोली हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है उसका। उसके अलावा उसने मतलब उसके काफी सारे एपिसोड्स वो करता रहता है। मैं जो लोग ग्रुप में नहीं है उनके लिए बता दूं कि दो तीन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको मैं जिनके वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ। एक है केआरएस चैनल, उससे कहीं ज्यादा मैं देखती हूँ लोटस एस्ट्रोलॉजी, और तीसरी है अनुराधा शारदा। आई थिंक अनुराधा शारदा है उनका नाम। उनके चैनल के ऊपर एक बहुत ही माने हुए एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट होते हैं। और एक है सुनील जॉन जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के मतलब मतलब ही वो रन करते हैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारी तरीकों की बात करते हैं, बहुत सारी मतलब मैं इन लोगों से सीख चुकी हूँ। मैं इन लोगों से क्लासेस कर चुकी हूँ, जिनसे यहाँ बॉम्बे में मैंने क्लास की थी उनका तो कोई चैनल है नहीं, लेकिन इन लोगों से मैं ऑनलाइन क्लासेस कर चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये कितने डीप एस्ट्रोलॉजी में जा चुके हैं और कितने अच्छे हैं। तो ये काफी सारे इनके वीडियोस मुझे जब भी समय मिलता है मैं देखती हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं। और आप ग्रुप में नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। लोटस एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर हैं दीपांशु। दीपांशु गुप्ता है कि क्या है मुझे याद नहीं। दीपांशु गुप्ता आई थिंक सो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी लोटस एस्ट्रोलॉजी है तो यू कैन सी दैट। आई थिंक इट इज लोटस। तो the root of astrology, as you speak, it is one of perceiving the primal distortions which may be predicted along probability possibility lines given this, shall we say, cosmic orientations and configurations at the time of the entrance into the physical mental complex of the spirit, and at the time of the physical mental spiritual complex into the illusion. तो यहां पर वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है इसकी जो जड़ है वो ये है कि एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें चॉइस दी गई है ना। हो सकता है लेकिन हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। कुछ चीजें ऑफ कोर्स हम नहीं बदल पाते, हम नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में तीन तरह के कर्म बताए गए। तीन तरह के कर्म होते हैं। एक होता है जिसको आप नहीं बदल सकते। आप जिस माँ बाप से पैदा हो, जो आपके भाई बहन और रिश्तेदार हैं, क्या आप उन्हें बदल सकते हो? नहीं। आपकी हो सकता है कि आपकी किससे शादी होनी है, किस परिवार में आपने आना है, हो सकता है कि आप वो भी नहीं बदल सकते। दूसरा एक होता है जिसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने शादी कर ली, या माँ बाप है या भाई बहन है, उनके साथ आप अपना व्यवहार बदल के या उनसे दूर जाके या उनसे प्यार शेयर करके आप उस रिश्ते को शायद बदल सकते हो, या आप उनसे दूर जाके बदल सकते हो। जैसे मुझे एक याद आता है, एक लड़का था, उसकी शादी कर दी, हमारे जान पहचान में, फैमिली फ्रेंड। तीन भाई हैं। बाप ने तीनों को अलग अलग शहरों में भेज दिया कि मेरे काम को बढ़ाओ। एक को एक में रखा, एक को दूसरे में रखा, एक को तीसरे जगह भेज दिया। और इतना डोमिनेटिंग बाप कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। बेटी की शादी जहां मैं बोलूंगा वही होगी। दो बेटियां, तीन भाई। एक बेटे की शादी की सूरत में अब वो नहीं चाहता था, कर दी, उसने कर ली। वहां पर अगर वो मना कर देता, उनको लोन पे नहीं, उसको घर लेकर दिया वहां पर, तू यहीं रह। वो रह गया। वो चाहता तो मना कर सकता था। वहां पर उसकी बीवी ने उसका खून कर दिया और लाश ऐसे गायब की कि आज 15 साल हो गए, आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गया, उसकी लाश कहाँ है, उसका खून किसने किया, कब किया। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको आप बदल सकते हो, पर अब उसको मरना था
तो उसके बाप ने भी ऐसी ही लड़की ढूंढी, क्या पता, हो सकता है उसने नहीं मरना था। तो इस तरह से, और कुछ छोटे मोटे हमारे रोजमर्रा के होते हैं जो कर्म हम बदल सकते हैं, जो उत्प्रेरक, जो चॉइस हमें डेली लाइफ में मिलती है। इसीलिए हमारे कुछ ग्रह जो होते हैं वो दूर के होते हैं, जो सालों में असर करते हैं। जैसे शनि का ढैया लगता है, गुरु 13 महीने का होता है, वीनस मेरे ख्याल से 6 महीने का होता है, मार्स 4 महीने का होता है, मर्क्यूरी 1 महीने का होता है। उसका असर हमारे ऊपर कितनी देर का होता है। प्लूटो, नेपट्यून, यूरानस जो हैं वो 50 साल, 100 साल, 20 साल इस तरह से होते हैं, तो वो जेनरेशनल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आपके जिंदगी में प्रिडिक्शंस की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देने के लिए ये एक तरीका है। इस तरह के और बहुत सारे तरीके हैं। और यहाँ किस, कब ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो दो हैं जो वो कह रहे हैं कि दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर एक, के फिजिकल मेंटल कॉम्प्लेक्स में स्पिरिट कब आया, मतलब कि माँ बाप ने संभोग कब किया, कब वीर्य जो है वो अंडे से जा मिला। नंबर वन, डेट टाइम नोट करना है। उसके बाद दूसरा है, बच्चा माँ के पेट से जैसे ही बाहर आके पहली सांस लेता है, वो क्या है। जैसे मेरा बेटा बड़ा वाला पैदा हुआ 10:45 सुबह, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। तो उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसे इंक्यूबेटर में डाला, ऐसे 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 उसको मारा, उसको जिंदा किया, ऑक्सीजन दिया। हो सकता है वो तकरीबन 1 घंटे बाद पैदा हुआ। तो उसकी कुंडली तब की देखनी चाहिए। अब मेरे पास वो टाइम है नहीं, ये तो इस वक्त तो मैं जाग रही थी, तो मैं ध्यान रख रही थी टाइम का, लेकिन उस टाइम के बारे में मुझे नहीं पता और मुझे बताया नहीं कि वो मरा हुआ है। तो एनीवे, तो ये दो समय जो होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं कि अगर आप बच्चे के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो तो ये दो समय आपको नोट करने चाहिए। पुराने जमाने में जो वैदिक टाइम्स में, सनातन धर्म में एक्चुअली दोनों नोट किया करते थे, खास करके जब संभोग हुआ, वो वाला टाइम जो था, पंडित को पूछ के कि कौन सा मुहूर्त शुभ है हमें बताओ, तब सेक्स करते थे माँ बाप या राजा रानी या देवता, उस हिसाब से करते थे ताकि हमारा बच्चा इस तरह का पैदा हो। ये पंडित से पूछ के मुहूर्त निकाल के किया जाता था, और उसके अलावा नहीं करते थे, क्योंकि उसके अलावा करना चाहिए नहीं। पर ठीक है, वो जब हम अगले चैप्टर पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। Uh, then this then has the possibility of suggesting basic area of distortion. There is no more than this. The part astrology plays is likened unto that of one root among many. मतलब कि इसके बाद विकृति की बुनियाद क्षेत्रों की सलाह देने की संभावना होती है। मतलब कि आप समझा सकते हो, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, आप सलाह दे सकते हो। यहां पर भी लिखा है कि आप सलाह ले सकते हो और दे सकते हो। ये इसलिए बनाया गया है कि आपके लर्निंग्स क्या हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कल रात को केआरएस के मार्स से 4th हाउस और वीनस से 4th हाउस के बारे में सुन रही थी, तो उसमें मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे परिवार के लोग ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसी क्यों हूं, मुझे अपने बारे में समझ में आ रहा था। फिर मैंने वीनस का सुनना शुरू किया, और साथ में मैं क्या करती हूँ, सबके कुंडली जो है वो साथ साथ खोल के रखती हूँ। तो मैं देखती रहती हूँ, अच्छा इसकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ पर है, अच्छा तो अब ये क्या बोल रहा है। तो इस तरह से सलाह लेने में नुकसान नहीं होता, और इस तरह से आपको समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था कि नहीं करना है।
अब जैसे मेरा जो मंगल है वो जहां है, उसके वजह से मैं समाज को बहुत प्रोटेक्ट करके चलती हूँ, बच्चे की तरह। सब बोलते हैं ना प्रिंसिपल है, कोई बोलता है माँ बोलता है, कोई बोलता है आप माँ की तरह हो, माय मेड्स एंड एवरीबडी, दे ऑल से कि हमारी माँ के बाद अगर कोई है तो आप हो, क्योंकि आपने हमें हमारी माँ से ज्यादा संभाला है। मेरे लाइक मेरी फ्रेंड्स कुछ हैं, वो बोलती हैं कि क्या जगत जगत जननी अन्नपूर्णा है तू, बिकॉज मैं सबको खिलाती बहुत हूँ। सबका मतलब मेरा सारा अटेंशन जो है वो खाने पे जाता है कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, क्या खाना है मैं बना देती हूँ। तो हर एक प्लैनेट के हिसाब से स्वभाव का पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वो प्लैनेट जो आपके चार्ट में बोलता है कि ये इंसान ऐसा है, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका वो प्लैनेट कमजोर पड़ जाता है। अगर समझो आपका कहीं पर है ऐसे, अभी वो आप एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख लेना, मैं नहीं समझाने बैठती, पीछे जाने तो लंबा हो जाएगा। फिर डॉन कहता है यहाँ अंत में मेरे पास बस दो छोटे सवाल हैं। एक तो कार्ला ही पूछना चाहती थी कि सवाल पूछूं कि क्या कोई अन्य पदार्थ भोजन है जो वो खाना चाहिए और या नहीं खाना चाहिए, या कुछ है जो उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी भी कारण कांटेक्ट को खराब नहीं करना चाहती है। तो रा कहता है ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसमें ये उपकरण शामिल है जो इसकी क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक ऐसी गतिविधि है जो उसकी क्षमताओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, ये है सेक्सुअल क्रिया, जिसे कि आप इसे कहते हैं। तो क्योंकि डॉन ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो रा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो सही कर रही है जो कर रही है, लेकिन सेक्सुअल एक्ट करने से आ, उसका कांटेक्ट बेटर होगा। मतलब कि राह का चैनलिंग करने में उसको ज्यादा आसानी होगी। आप लोग इसे सेक्स कहते हैं, तो ये उसको करना चाहिए। तो ऐसा एक पदार्थ है जिसका सेवन व्यक्ति को उसकी चुनी हुई सेवा में मदद नहीं करता है। इसे आप मैरुआना कहते हैं, वीड, जॉइंट पीते हैं ना। ये दिमाग समूह के अंदर रासायनिक चूक के प्रति विकृति के कारण होता है, जिससे थोड़े समय के लिए इकाई की साइनेप्टिक संपर्क, साइनेप्टिक, सिनेप्टिक, सिनेप्टिक संपर्क के प्रवाह में कमी आती है। यह थोड़े समय की रासायनिक प्रक्रिया है। इस उपकरण ने हालांकि इस सेवा को करते समय कभी भी इस विशेष पदार्थ का उपयोग नहीं किया है। हमारा मानना है कि हमने एलएसडी जैसा रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल को शामिल किया था। ये महत्वपूर्ण शक्तियों को सक्रिय करने या तेज करने के कारण कुछ हद तक सकारात्मक है। हालांकि इस उपकरण के लिए इसकी सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इस पदार्थ का असर खत्म हो जाने के बाद ये महत्वपूर्ण ऊर्जाओं पर प्रभाव डालता है। ये किसी भी ऐसे रसायन के लिए सही है जो ऊर्जा के प्रभाव को तेज करती है। तो यहाँ वो कहता है कि एक तो उसे सेक्स करना चाहिए, दूसरा, there are substances ingested which do not aid the individual in the service it has chosen, this being that which you call marijuana. This is due to the distortion towards chemical lapses within the mind complex, causing lack of synaptic continuity. This is a chemical reaction of short duration. This instrument, however, has not used this particular substance at any time while performing this service. मतलब हम ये कहेंगे कि LSD और मैरिजुआना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके दिमाग में जो कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो मैरिजुआना क्या करता है, मतलब वीड या जॉइंट, भांग जो स्मोक करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, गांजा, हशीश गांजा बोलते हैं। तो वो जो चीज है वो थोड़े समय के लिए असर करती है, लेकिन हालांकि कार्ला ने ऐसा कभी किया नहीं है। अ, तो इसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है, तो जिसकी वजह से मैरिजुआना से इसको मदद नहीं मिलेगी, इसलिए इसे वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमने एलएसडी के लिए मना किया था कि इसने एक बार जो किया था वो, जब उसका नशा उतरता है, वैसे तो वो ठीक है,
वो इसको कांटेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब उसका नशा उतरता है तब वो इसको नुकसान देता है, तो इसको इसकी ऊर्जा को कम करता है। तो इसलिए इसको वो भी नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस उपकरण को और अधिक आरामदेह बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो राह कहते हैं, या एक और सत्र के बारे में पूछना। तो अम, मुझे इसका एहसास नहीं है, मुझे लगता है कि आज बहुत देर हो चुके हैं, मुझे इसका एहसास नहीं हुआ कि एक और चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे। तो रा कहता है ये उपकरण अच्छी तरह से व्यवस्थित है, आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं कि ये उपकरण अपने पैरों में पहने, जिन्हें आप ध्वनि कंपनात्मक समूह जूते कहते हैं। अनुरोध करते हैं उपकरण अपने पैरों में पहने। हम आपको एक अनंत रचेता की प्रेम और प्रकाश की रोशनी में छोड़े जाते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेल अलाइंड, यू आर बीइंग वेरी कॉन्शियस। वी रिक्वेस्ट दैट यू टेक वन मोर केयर इन बीइंग assured that this instrument is wearing footwear of what you would call sound vibratory complex। मतलब इसे कहो कि जूते पहने, ये पहनती नहीं है। तो हम आपको एक अनंत रचेता के प्रेम और प्रकाश में छोड़े जाते हैं। तो ये हुआ 19 चैप्टर खत्म। uh, thank you so much for watching everyone, I will see you soon।